Hi friends, welcome back to my YouTube channel Biology Special Classes, and this is Nehal Zungare. In today's class, we are discuss about the Mendel's law of inheritance, that is the Mendelian genetic. अब देखो बच्चों, जब मेंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे, राइट। हाइब्रिडाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पे किए थे? तो उसने एक्सपेरिमेंट उन्होंने पी प्लांट पे किए थे, ओके। अब ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हाइब्रिडाइजेशन के जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके चर्च के पीछे वाले जो आंगन था, जो भी वहां पे ओपन स्पेस थी, वहां पे उन्होंने क्या किया है? हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उनको जो भी रिजल्ट्स मिले, ओके, जो भी प्रिंसिपल्स उन्होंने हमें जेनेटिक के बारे में बताए, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। किनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक? ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके। सो ग्रेगर जॉन मेंडल established the principles of the law of dominance, law of segregation and the law of independent assortment. अब जब हम बात करें कि मेंडेलियन जेनेटिक, ओके, सो इन द मेंडेलियन जेनेटिक देयर आर 3 लॉज आर इन्वॉल्व इन द मेंडेलियन जेनेटिक। जब हम बात करते हैं कि मेंडल जी ने दिया हुआ जेनेटिक जो है, इसके अंदर जो भी उन्होंने रिजल्ट निकाले, जो भी हमें उन्होंने प्रिंसिपल दिखाए हैं, वो सब प्रिंसिपल किस माध्यम से उन्होंने हमें बताए हैं? तो उन्होंने 3 लॉज हमें बताए हैं। वो तीनों भी लॉज में उन्होंने बताया है कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कौन से कैरेक्टर दिखते हैं, कौन से कैरेक्टर नहीं दिखते हैं, ओके, कैरेक्टर रीअपीयर कैसे होते हैं, या हमें प्योर लाइन कैसे मिलती है, ये सब प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने लॉज में बताए हैं। तो मेंडल जी ने बताए हुए जो लॉज है, ओके, ही एस्टैब्लिश्ड द 3 लॉज ऑफ द इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने लॉज हमें बताए हैं, वो टोटल कितने लॉज है? 3 लॉज है, जो किसके अंदर इंक्लूड हुए हैं? मेंडेलियन जेनेटिक जिसे हम कहते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक के अंदर 3 जो लॉज है, 3 लॉज जो दिए हैं मेंडल जी ने, वो हमको स्टडी करना है। और ये 3 लॉ होने के बाद वाला जो जेनेटिक है उनको हम डेविएशन कहेंगे या उसको हम न्यू मेंडलिज्म कहेंगे, ओके। सो फर्स्ट वी स्टडी द मेंडेलियन जेनेटिक। मेंडलिज्म क्या है? मेंडल जी ने हमें क्या क्या बताया है, किस तरह से हमें प्रिंसिपल हमको बताए हैं। सो 3 लॉज आर एस्टैब्लिश्ड बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल। सो फर्स्ट लॉ, 3 लॉ हमें बताए हैं। किसने बताए हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताए हैं। सो उसमें का जो पहला वाला लॉ है, जिसको हम मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ओके। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ओके। मेंडल जी ने बताए हुए इनहेरिटेंस के 3 लॉज है, जिसमें का पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है, उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद में जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके। उसको हम सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहेंगे, ओके। और जो थर्ड वाला है, द थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल और थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय द मेंडल, ओके। सो नाउ वी डिस्कस in this class is our first law, that is the law of dominance, okay. So our law of dominance or the first law of the inheritance, okay. अब हमें ऐसा क्वेश्चन आता है, state the law of dominance and explain it with a suitable example. ऐसा हमको क्वेश्चन आता है कि स्टेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब क्या कि हमें उस लॉ का सबसे पहले क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखना है, राइट। स्टेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। और उसको क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेन करना है विथ अ सुटेबल एग्जांपल, ओके। सो अगर आपको ऐसा
आता है तो उसमें हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आपको स्टेट बोला है इसका मतलब हमें क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट हमको बताना है। ओके, जो आपको पूछा है वो पॉइंट उसमें आना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूछा आपको एक है और आप लिख रहे दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर पर्टिकुलर उसमें पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, ओके, आपको पर्टिकुलर आंसर अगर देना है तो आपको जो पूछा है क्वेश्चन में वो सबसे पहले आपके आंसर में आना चाहिए। ओके, अगर आपको बोला है कि स्टेट द लॉ तो इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और ये बात ध्यान में रखना कि जब आप कोई भी साइंटिस्ट का स्टेटमेंट लिखते हो तो अपने मन से वर्ड उसमें डालना नहीं। ओके, मतलब अपने मन से उसमें वर्डिंग ऐड करना नहीं, जैसा स्टेटमेंट है वैसा ही लिखने की कोशिश करना। ओके, सो अवर स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ जो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये है आपका फर्स्ट लॉ। अब ये जो लॉ है ये लॉ का क्या कहना है, ओके, मीन्स ये लॉ जो दिया है ये मेंडल ने दिया है। सो इसके अंदर मेंडल जी का क्या कहना है, क्या बता रहे हैं मेंडल जी हमको इस लॉ में। सो इन अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, अब क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। ओके, सो मेंडल जी ने भी क्रॉस किया था, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी किया और उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस भी किया। ठीक है, सो पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दो लॉज हमको बताए, मीन्स ये जो पहला लॉ और जो सेकंड लॉ है ये दोनों भी लॉ किसके ऊपर बेस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर बेस है। और जो थर्ड वाला लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज बेस्ड ऑन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, दैट इज बेसिस ऑन द जो लॉ है थर्ड वाला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। बट फर्स्ट लॉ एंड सेकंड law was established by Mendel on the basis of monohybrid cross, means पहले monohybrid cross करके उन्होंने ये दो लॉ बताए हैं, कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डाइहाइब्रिड क्रॉस करके उन्होंने हमको तीसरा लॉ बताया है जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सो अवर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, मीन्स हमें दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या करना है, क्रॉस करना है। ओके, एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और फीमेल लेके जब हम आर्टिफिशियल क्रॉस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसा एक्सपेरिमेंट मेंडल जी ने भी किया था और उस पर से उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है, उन्होंने क्रॉस किया और उसके बाद में ये स्टेटमेंट बताया कि भैया ऐसे ऐसे मुझे दिखा। ओके, इसका मतलब ऐसे ऐसे होता है। ओके, सो कैसे होता है, इन अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जब आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की कोई भी पेयर लेके, कोई भी जो 7 हमने दिए हैं कैरेक्टर पी प्लांट में की, अब मेंडल जी ने जो किया था वो पी प्लांट पे ही किया था एक्सपेरिमेंट। ओके, सो एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, आप कोई भी पेयर लो, कोई भी पेयर लेके जब आप दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करते हो, बट दिस ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्योर लाइफ, दे मस्ट बी होमोजाइगस, वो जो पेरेंट है जिनके बीच में हमें क्रॉस करना है वो सबसे पहले होमोजाइगस या तो उसे हम प्योर लाइन भी कहते हैं, वो होना जरूरी है। होमोजाइगस इज अवर इसेंशियल कंडीशन। ओके, सो इन क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में हमने क्रॉस किया, जो दो ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर की पेयर लेके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमको दिखाना है, कोई भी एक कैरेक्टर की पेयर लेके जब हम दो ऑर्गेनिज्म में क्रॉस करते हैं, अब दो ऑर्गेनिज्म में अगर हम क्रॉस किया, एक हमने मेल लिया एक हमने फीमेल लिया, अब क्रॉस करने के बाद में जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होने वाली है, ओके, क्रॉस करने के बाद में प्रोजेनी प्रोड्यूस होने वाली है, कोई ऑफस्प्रिंग तैयार होने वाला है। ओके, सो आफ्टर द क्रॉसिंग, ओके, आपने जब क्रॉसिंग किया, क्रॉसिंग करने के बाद में कोई भी पेयर लेके आपने क्रॉस किया, ओके, हाँ किया, करने के बाद में क्या होता है ये आगे दिखाया है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया और उनको क्या मिला, ये जो कॉमा यहाँ पे दिया है, कॉमा ये पहले वाला जो है वो उन्होंने
ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कोई भी एक पेयर लेके हमने दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या किया है, क्रॉस किया है। अब करने के बाद में हमको क्या मिला, करने के बाद में तो प्रोजेनी तैयार होने वाली है। ओके, सो प्रोजेनी जो हमको मिली है, जैसे कि ये एग्जांपल दिखा है, यहाँ पे प्रोजेनी तैयार हो गई है। ओके, F1 जनरेशन तैयार हो गई है। द कैरेक्टर दैट अपीयर इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखेगा उस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट। जो कैरेक्टर दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट। एंड द वन विच इज सप्रेस इज कॉल्ड एज द रिसेसिव। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि क्या किया हमने, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस किया। फॉर एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कोई भी पेयर लेके हमने दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद में हमको प्रोजेनी मिली। वो प्रोजेनी में जो कैरेक्टर दिखा, उसको जो एक्सप्रेस हुआ, उस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर नहीं दिखा उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव। बस सिंपल सी बात है, इतना ही फर्स्ट लॉ में बताया है कि हमने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमको दिखा उसको हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो कैरेक्टर हमको नहीं दिखा उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। ओके, अब ये समझाने के लिए आपको यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल। जैसे कि हमारे स्टेटमेंट में हमको बताया है कि दो ऑर्गेनिज्म लेके हमको क्रॉस करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किया। एग्जाम्पल में हमने दो पेरेंट लिए हैं। ओके, एक लिया है टॉल प्लांट और दूसरा हमने लिया है ड्वार्फ प्लांट। राइट, मीन्स हमने एक कैरेक्टर लिया, कौन सा लिया, स्टेम हाइट लिया। ओके, सो मेल जो लिया हमने वो टॉल प्लांट लिया, और फीमेल जो हमने ली है वो फीमेल, एज अ फीमेल जो हमने प्लांट लिया वो हमने डॉर्फ प्लांट लिया। मीन्स टॉल प्लांट इज क्रॉस विथ अ डॉर्फ प्लांट। ऐसा क्रॉस करने के बाद में हमको यहाँ पे प्रोजेनी मिली है। राइट, अब यहाँ टॉल प्लांट अगर हम कहते हैं तो इसका जीनोटाइप आएगा कैपिटल T, इसका आएगा स्मॉल t। ओके, उसके बाद में यहाँ गमिट फॉर्म हो गए, यहाँ एक ही टाइप के गमिट फॉर्म होंगे, जैसे कि कैपिटल T और इधर स्मॉल t। दोनों क्रॉस करने के बाद में हमको प्रोजेनी मिली है। दैट प्रोजेनी इज इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोजेनी है, ये प्रोजेनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर हमको क्रॉस जो है वो पूरा ही दिखाना है, जबकि हमको काम यहाँ तक ही है। हमको ये जो स्टेटमेंट दिया है बस यहाँ तक ही है कि इसमें ये जो आपको दिख रहा है, पहले जो प्रोजेनी फॉर्म हो गई है, मेंडल जी का कहना यही है कि जब दो प्लांट के बीच में, दो इंडिविजुअल के बीच में, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जब हम क्रॉस करते हैं, जो प्रोजेनी तैयार होगी क्रॉस करने के बाद में, ये प्रोजेनी के अंदर जो कैरेक्टर दिखेगा वो हो गया डोमिनेंट, और जो नहीं दिखेगा उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव। सिंपल सी बात, बट ये पूरा का पूरा करना आपको जरूरी है। ओके, सो टॉल प्लांट क्रॉस विद डॉर्फ प्लांट, मींस टू ऑर्गेनिज्म आर क्रॉस। दो ऑर्गेनिज्म हमने क्या किए हैं, क्रॉस किए हैं। क्रॉस करने के बाद में हमको F1 प्रोजेनी मिली है। F1 प्रोजेनी में जो कैरेक्टर हमको दिखा, अब यहाँ पे जो प्लांट प्रोड्यूस हो गए, ये एग्जाम्पल हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी लिया था। मेंडल जी ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया था, तो ये जो डोमिनेंट वाला ट्रेट था, ओके, ये सब प्लांट उनको यहाँ पे कैसे मिले थे, टॉल मिले थे। राइट, अब एक तो उन्होंने टॉल लिया था, एक जो प्लांट है वो डॉर्फ लिया था, तो भी यहाँ पे F1 प्रोजेनी में सभी के सभी जो प्लांट है वो हमको कैसे मिले, टॉल मिले। ड्वार्फनेस सप्रेस हो गई। ओके, और एक्सप्रेस कौन सा हुआ कैरेक्टर, टॉलनेस एक्सप्रेस हुई और डॉर्फनेस सप्रेस हो गई, मतलब दिखी नहीं। इस पर से हम यही बात कहते हैं, टॉल जो है इसको हम कहेंगे डोमिनेंट, क्योंकि यही कैरेक्टर हमको इसमें दिखा। ओके, और जो कैरेक्टर नहीं दिखा, मींस डॉर्फनेस हमको नहीं दिखी, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव। बस इतना ही मेंडल जी का कहना है कि जब हम दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करते हैं तो F1 प्रोजेनी में जो हमको कैरेक्टर दिखता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, वो एक्सप्रेस होने वाले कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कहते हैं, और एंड वन विच इज द सप्रेस, एंड जो कि सप्रेस हो गया है कैरेक्टर, उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये क्रॉस करने के
बाद में यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा हुआ और रिसेसिव कौन सा हुआ। जो दिखा यहाँ पे वो हो गया डोमिनेंट और जो नहीं दिखा उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। ओके, मतलब मेंडल जी का यही कहना है कि टॉल और डॉर्फ जब हमने क्रॉस किया तो वहां पे मिक्स नहीं हो गए गमीट, तो जो कैरेक्टर हमको दिखा उसको हम डोमिनेंट कहेंगे, एक कैरेक्टर हमको दिखता है और एक कैरेक्टर हमको नहीं दिखता है, ऐसा उन्होंने कहा है उनके लॉ ऑफ डोमिनेंस में। सो जो कैरेक्टर हमको दिखा उसको हम कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर और जो हमको नहीं दिखा उसको हम क्या कहेंगे, रेसेसिव कैरेक्टर। ओके, सो यहाँ पे टॉलनेस जो है ये हो गई डोमिनेंट और डॉर्फनेस जो है ये हो गई रेसेसिव। ओके, तो पूरा क्रॉस आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसे आपने किया था उसी तरह से आपको करना है और ये पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करना इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस प्रकार से किया जाता है। तो फाइनली हम रेशियो निकालते हैं। फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। ये पूरा क्रॉस कैसे किया जाता है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, जिसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके हमने अपलोड किया है। ओके, अब ये आपने लॉ समझाने के बाद में सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, उसके बाद में एग्जाम्पल लिखना जरूरी है और वो एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन भी लिखना बहुत जरूरी है। आपने यहाँ पे क्या किया, क्या लिया, किसका क्रॉस किया, क्या हुआ, ये सब आपको 2-3 सेंटेंस में बताना जरूरी है। ज्यादा भी नहीं बताओ तो कम भी मत बताओ, जो आपको बताना चाहिए वही सिर्फ पॉइंट आपको मैंने निकाल के दिए। बस आपको इतने भी डिस्क्राइब अगर आपने कर लिए तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो, सबसे पहला वाला पॉइंट एक्सप्लेनेशन में लिखा है, यहां से मैंने एक्सप्लेनेशन, इसके बाद में एग्जाम्पल के बाद में आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है। सो एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। इससे पहले के वीडियो में भी आपको मैंने बताया है कि कोई भी कैरेक्टर दिखने के लिए यहाँ जो फैक्टर है वो फैक्टर पेयर में रहती है। जैसे कि यहाँ पे टॉलनेस दिखने के लिए हमने कैपिटल टी लिया। ओके, डॉर्फनेस के लिए हमने स्मॉल टी लिया। हाइब्रिड अगर आपको दिखाना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे हमने लिया, बराबर। मीन्स कोई भी कैरेक्टर या ट्रेट दिखने के लिए हमें ये जो फैक्टर है, ये जो अलील है, ये हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। इसको हम अलीलोमॉर्फिक पेयर भी कहते हैं, जिसका आपको रेफरेंस सेकंड लॉ में आने वाला है। ओके, मीन्स ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी कैरेक्टर दिखने के लिए ऐसी पेयर होना जरूरी है। ओके, मीन्स अलील पेयर में होना जरूरी है, तब जाके वो कैरेक्टर दिखेगा। अब ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। कोई भी कैरेक्टर दिखने के लिए वहां पे क्या होता है, पेयर ऑफ फैक्टर। अब यहाँ पे अलील ना बोल के इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ फैक्टर कहा। कोई भी कैरेक्टर दिखने के लिए फैक्टर की क्या होनी चाहिए, पेयर होनी चाहिए, बस ठीक है। उसके बाद में व्हेन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर। अब सिमिलर फैक्टर से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको क्या देखना है, जब ये पेयर डिसिमिलर फैक्टर की हो, मीन्स ये भी कुछ काम की नहीं यहाँ पर और ये भी कुछ काम की नहीं, क्योंकि इसमें सिमिलर अलील थे। अब हमारे जो काम की है ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, मीन्स ये है डिसिमिलर अलील, हेटेरोजाइगस, राइट। अब जब ऐसे डिसिमिलर, इसको हम डिसिमिलर क्यों कहेंगे, क्योंकि एक जो है ये कैपिटल टी है और दूसरा वाला जो है वो क्या है, स्मॉल टी है। अब ऐसे जब डिसिमिलर अलील प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट टुगेदर, साथ में जब प्रेजेंट होते, क्योंकि दो अलील जब साथ में रहेंगे तभी कोई कैरेक्टर दिखेगा, अदरवाइज कैरेक्टर नहीं दिखेगा। ओके, सो ऐसे अगर डिसिमिलर अलील की अगर पेयर है तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट टुगेदर, ऐसे अगर साथ में होते हैं, ओनली वन फैक्टर इज एक्सप्रेस इन दोनों में से, ऐसे कब, हाइब्रिड में ओनली। ओके, मींस हेटेरोजाइगस अगर है, डिसिमिलर अलील अगर है, तभी उसमें का एक ही फैक्टर, एक ओनली वन फैक्टर इज एक्सप्रेस, उसमें का सिर्फ एक ही फैक्टर क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। अब यहाँ पे जो फैक्टर एक्सप्रेस होगा, दो में से कोई एक ही फैक्टर एक्सप्रेस होने वाला है, जो फैक्टर एक्सप्रेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट
कहेंगे और जो फैक्टर सप्रेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेसेसिव कहेंगे। सो हमारा थर्ड जो पॉइंट दिया है, द फैक्टर विच इज एक्सप्रेस, इन दोनों में से जो फैक्टर एक्सप्रेस होगा मीन्स जो अपना कैरेक्टर दिखाएगा उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे, एंड अदर इज द रेसेसिव, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ जो दूसरा वाला है उसको हम क्या कहेंगे, रेसेसिव कहेंगे। मीन्स यहाँ पे कैपिटल टी जो है ये क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, और जो कैरेक्टर नहीं दिखाता है वो कैसे हो गया, रेसेसिव हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिखती है, टॉलनेस दिखती है। टॉलनेस बताने वाला कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी क्या बताता है, टॉलनेस दिखाती है, और स्मॉल टी क्या दिखाती है, डार्कनेस दिखाती है। तो यहाँ पे कैरेक्टर कौन सा दिखा, टॉलनेस दिखी। मीन्स ये जो कैपिटल टी है, ये जो टॉल है, इसमें का ये दो में से ये जो फैक्टर है ये हो गया डोमिनेंट एंड अदर इज द रेसेसिव। इन दिस वे we can explain the law of dominance or the first law of inheritance given by the Mendel. Okay, अब ये जो लॉ है, हमें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, why law of dominance is not universally applicable. ये जो लॉ है, ये लॉ यूनिवर्सली अप्लीकेबल क्यों नहीं है? ओके, ये जो मेंडल जी ने बताया है ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल क्यों नहीं है, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा जब हम डेविएशन पढ़ेंगे। ओके, अब ये लॉ में इन्होंने बताया है कि भाई दो अगर पेरेंट लेते हैं तो यहाँ पे नो मिक्सिंग, या तो टॉल दिखेगा या तो प्योरली डॉर्फ दिखेगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि हमने टॉल प्लांट क्रॉस विथ डॉर्फ प्लांट तो हमको मीडियम साइज का प्लांट मिला। ऐसे होता है क्या? ऐसे जनरली होता है, बट मेंडल जी ने इसमें बताया कि नहीं, ऐसा होता नहीं है। हमको इसमें से एक ही कैरेक्टर दिखता है जिसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और दूसरा जो नहीं दिखता है उसको हम रेसेसिव कहते हैं। मेंडल जी ने यही तक बताया, बट इट्स नॉट यूनिवर्सली अप्लीकेबल, क्योंकि ऐसे भी होता है जब हम इसके डेविएशन पढ़ेंगे। ओके, न्यू मेंडलिज्म जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि व्हाई दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली अप्लीकेबल। ये जो फर्स्ट लॉ है ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल क्यों नहीं है? ओके, सो इन दिस वे वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, आई होप you will understand this law and try to practice it and try to understand it. Okay, so if you like, then subscribe this channel and share this video. Thank you for watching me.